बात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 1 या 2 दिन में 10 तारीख को बोलेंगे, 1 या 2 दिन में तो फैसला लेंगे। महाविकास आघाड़ी अगर से आपसे कांटेक्ट करते हैं, अगर से आपको वोट मांगते तो क्या आप देंगे? आप बोलो कांटेक्ट करने के लिए, छठा जो उम्मीदवार है तो वो आप बोलो तो कांटेक्ट करने के लिए, अपने आप खुल के बोलो ना, बात आपको पॉलिटिकली नहीं करो, बोलो। अगर छठा जो उम्मीदवार है वो भाजपा और शिवसेना। उर्दू में कहावत है, जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान कर। अगर महाविकास आघाड़ी आपसे कांटेक्ट नहीं करते तो आप किसको वोट करेंगे? हम अभी देखिए, हम अपना पैसा लेंगे ना, बार पैसा लेने का है हमारे। आजकल आज या कल में पैसा लेंगे हम लोग। हमारे मालेगांव में जो हमारे इस्माइल साहब हैं, हमारे पार्टी लीडर हैं विधानसभा में, मेरी उनसे बातचीत, वो इस्माइल साहब से इम्तियाज जलील साहब की बात की, हमारे जो महाराष्ट्र के सदर हैं, और कल बहुत देर तक रात में मेरी फारूक साहब से बात हुई और उनके दोनों विधानसभा के डेवलपमेंट के बारे में मेरी बात हुई, वहाँ के डेवलपमेंट के इशू, सब चीज़ें देखते हैं क्या होता है। सर, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनकी कल होने वाली एक रैली है, जनसभा को संबोधित करने वाले, क्या आपकी क्या रिएक्शन है सर? लोकतंत्र में कोई भी जा सकता है जनसभा करने, मैं भी जाऊँगा और इंशाअल्लाह मेरी भी सभा होगी, हमारी पार्टी की सभा होगी। देशों में इसका रिएक्शन है, तब कहीं जाकर रिएक्शन हुआ और अब तो एक्शन हुआ, क्या ये काफ़ी है इसके लिए? देखिए, 10 दिन के बाद जब अंग्रेजी टाइम्स 9 चैनल पर बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने की कोशिश की, तो उसके 10 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिएक्ट करते हैं। 10 दिन तक क्यों रिएक्ट नहीं करें? आपके ही चैनल्स ने मेरे भिवंडी के भाषण का दिखाया था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से अपील की, रिक्वेस्ट किया था कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, आप अपने चीफ स्पोक्सपर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। आप नहीं लिए, आप 10 दिन के बाद एक्शन लेते हैं। क्या क्यों एक्शन लेते हैं भाई? क्योंकि जब देश के वाइस प्रेसिडेंट प्लेन में है, खतर को लैंड करने से पहले खतर की सरकार कहती है कि हम वाइस प्रेसिडेंट के का जो बैंक्वेट हाउस कैंसिल कर रहे हैं। जब वो लैंड करते हैं, खतर की सरजमीन पर है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब, तो खतर भारत के एम्बेसडर को बुलाकर डिमार्च देता है और कहता है कि आप माफ़ी चाहो, आपके बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने की और अनाप शनाप में बता। इससे बड़ी तकलीफ और तौहीन नहीं है भारत के लिए कि हमारा देश का वाइस प्रेसिडेंट एक फॉरेन कंट्री में है और पड़ोसी फॉरेन कंट्री के लोग जो मेज़बान भी हैं और हमारे एम्बेसडर को बुलाकर ये कहते हैं। जब तक 16-17 ममालिक ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है, तो देश के प्रधानमंत्री को समझने की ज़रूरत है कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी खुद भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का तूफान आपने खड़ा कर दिया। आपने भारत के बाइज्जत मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग का ऐलान कर दिया और इसी वजह से हम देखते हैं कि आप ही के नेशनल स्पोक्सपर्सन ने अनाप शनाप बकवास बनी। ये बिल्कुल, अगर ये कोई कह रहा है कि सिर्फ सस्पेंशन से काम हो जाएगा, नहीं। अगर बीजेपी ये मानती है कि इनके नेशनल स्पोक्सपर्सन ने, जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है, उन्होंने पार्टी लाइन हटकर कहा है, तो उनको आप अरेस्ट करवाइए। ये क्या बात है भाई कि आप खाली सस्पेंड करके समझ रहे हैं कि नहीं, आप उनको अरेस्ट करवाइए, कानून को इस्तेमाल करिए। अगर कोई फेसबुक पर या ट्विटर पर या कोई वीडियो बनाकर नरेंद्र मोदी के ऊपर अनाप शनाप बन देता है देश के प्रधानमंत्री, तो आप 24 घंटे में अरेस्ट कर लेते उसको। और हमको सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है भारत के मुसलमानों को कि हम 10 दिन से कह रहे हैं, आप हमारी बात को सुनते नहीं, हमारी तकलीफ को, हमारी पीड़ा को नहीं समझते। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी चीज़, सबसे महबूब चीज़ जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है।
उससे बढ़कर कोई चीज नहीं हमारे लिए। आप हम पुकारा नहीं सुन रहे, आप कोई फॉरेन कंट्री के लोग इस पर बोलते हैं तो आप रिएक्ट करते हैं। भाई हमारी तकलीफ को आप क्यों नहीं सुनेंगे? तो देश के प्रधानमंत्री जो भारत के मुसलमानों को इन फॉरेन कंट्रीज के प्रिज्म से देखते हैं, वो उनकी गलत सोच है। वो उनको जब उनके देश का नागरिक पुकार कर कह रहा है हाँ वो मुसलमान है, मगर उनको ही चाहिए था कि वो इन मुसलमानों की पहली बात सुन लेते और उनकी तकलीफ को समझते और उसी वक्त एक्शन ले लेते। आप 10 दिन के बाद एक्शन लेते तो आपका एक्शन जो है हालत मजबूरी में आपने लिया। और हम देश के प्रधानमंत्री को और भाजपा के लोगों को बता रहे हैं कि 6 मिलियन भारत के लोग इन गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। 55% रेमिटेंस इन कंट्रीज से भारत को आता है, फॉरेन एक्सचेंज। अगर उनकी सेफ्टी का प्रधानमंत्री क्यों नहीं सोच रहे? फिर अगर वहां पर लोग भारत के लोगों के ऊपर तकलीफ देना शुरू कर देंगे, उनको खुदा ना खास्ता, क्या प्रधानमंत्री क्या करेंगे? जब तो देश के प्रधानमंत्री को ना सिर्फ देश के भारत के लोगों के बारे में सोचना है, बल्कि जो भारत के लोग 6 मिलियन लोग यहाँ पर रहकर मेहनत मजदूरी कर कर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस भिजा रहे हैं, उनके बारे में उनको सोचना पड़ेगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल खत्म होकर रह गई। देश में जो नफरत का माहौल है वो फॉरेन पॉलिसी में प्रधानमंत्री लाना चाहते हैं। और खतर में जो भारत के एम्बेसडर है वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि फ्रिंज एलिमेंट थे? कोई नेशनल पार्टी का स्पोक्स पर्सन जो रूलिंग पार्टी का फ्रिंज हो सकता है क्या? फ्रिंज नहीं है, वो मेन एलिमेंट है, बल्कि वो फ्रंट ब्रिगेड है। तो इसीलिए हम भारत के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों को रोकिए। मुझे यकीन है कि ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। फिर आप देखेंगे बैक टू बिजनेस जो बताना है 8-10 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएंगे। आए दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने की कोशिश, ख्वाजा अजमेरी, सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की शान के बारे में इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, अनाप शनाप बकते हैं, मुसलमानों को आए दिन गालियां देते हैं, इस्लाम को गालियां देते हैं। ये क्या हो रहा है? फिर ये इसको रोकना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, और उनकी पहली जिम्मेदारी है कि इसका नोट लेना। राजा सिंह ने इसी सिलसिले में बयान दिया होना चाहिए, यहाँ पर भी कंप्लेन किया नांदेड़ में। और मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था कि हर मस्जिद के आगे नीचे ऐसे मंदिरों के अवशेष और मत तलाश करो, कुछ ऐसे बिल के सब ड्रामा है ये थोड़ी। मोहन भागवत का ये जो पिटिशनर्स गए ज्ञानवापी में, मथुरा में, क्या इनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं है? इनका ताल्लुक आरएसएस से है। बजरंग दल बनाई गई 1984 में 3 मकसद के लिए, राम मंदिर के लिए, काशी के लिए और मथुरा के लिए। ये पिटिशनर्स को रोकिए ना फिर आप। ये तो आपके बंदे हैं पूरे, आप ही की आइडियोलॉजी के लोग हैं पूरे ये लोग। ये क्या बात है कि आप ये बोल रहे हैं कि अरे आपके पार्टी के लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। तेलंगाना का आपका बीजेपी का सदर कह रहा है कि मस्जिद खोदो, हर मस्जिद खोदना पड़ेगा, उस पर क्या करेंगे आप? और मोहन भागवत साहब बार बार ये कहते हैं कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। आपको कैसा मालूम भाई? अगर आपको मालूम तो फिर क्या मोहन भागवत के पूर्वज बुद्धिस्ट थे क्या, जिनको जबरन फोर्सिबली मजहब तब्दील कर दिया गया उनका? बार बार कह रहा हूं, भारत बना जो पूरा बड़े सगीर है, जो मौजूदा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बर्मा, भूटान, नेपाल है, इन सब इलाकों में प्रूवन हो चुका है कि 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे, फिर 50,000 साल पहले ईरान से किसान आए, फिर सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया से आए, तो ये बना पूरा। ये क्या बात है? आप बार बार इस तरह के अनाप शनाप गुफ्तगू करते हैं। वो साहब मुसलमानों को सियासी तौर पर मुस्तहकम बनाना चाहते हैं। इस सिलसिले में आपने बंगाल का निर्देशन बिहार और यूपी में, लेकिन कोई खाते साथ 2 रियासतों में तो आपको तालीम नहीं। अब गुजरात में भी आप जा रहे हैं, तो कहीं आप समझाने में कम पड़ रहे हैं या मुसलमान इस स्ट्रेटेजी पे? नहीं, देखिए जमहूरियत है, आवाम को इख्तियार है कि किसको वोट दें या ना दें, उनका फैसला है, हम उस फैसले को कबूल करते आए। जहाँ तक यूपी का मामला है, अब आप बताइए यूपी का मुसलमान आप जाकर पूछे ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इतने बड़े बड़े फसादात, इतने बड़े वाक़यात हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने झोली भर भर कर खैरात के तौर पर वोट दिया।
एक लफ्ज नहीं बोलते ज्ञानवापी के ऊपर, मथुरा के ऊपर। खुद उनके एक पार्टी का विधायक है मुसलमान है, पेट्रोल पंप का उनका तोड़ दिया गया, उस पर जबान नहीं खोलते। कानपुर में गड़बड़ हो गई, आप उस पर कोई तबसरा नहीं करते। आपके बदायूं में एक जगह, एक मुकाम पर एक मुस्लिम लड़के को पुलिस वाले मारकर उसके रेक्टम में लकड़ी डाल देते हैं, आप कुछ नहीं बोलते। तो ये अब उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है गुजरात का, हमारे वहाँ पर अहमदाबाद में, ओडासा में, भरूच में, गोधरा में हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जब असेंबली के इलेक्शन होंगे, विधानसभा के, हम बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। देखना आने वाले दिनों में लोकल बॉडी इलेक्शन में महाराष्ट्र में आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? यानी हम लड़ेंगे, उसकी तैयारी है, इसलिए आज दादू जा रहे हैं। फिर हम महाराष्ट्र के हमारा टूर होगा, हमारी पार्टी एक्टिव हो चुकी है, तो इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं, और हमारी पार्टी के पूरे मेंबर्स एक्टिवली काम कर रहे हैं। किसी के साथ आप जो पार्टी है तो उनके साथ आघाड़ी वगैरह करेंगे आने वाले इसमें? अभी देखेंगे, बताएंगे, जल्दी होगा, टाइम आएगा बताएंगे। खासकर वंचित आघाड़ी जो प्रकाश अम्बेडकर जो आपसे पहले जिससे होगा नहीं होगा, इसका जवाब आपको हमारे इंटरजेल साहब और